हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आपका फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स बढ़िया चल रहा होगा। आपने पिछली वीडियो में पी रेशो समझा और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि फॉरवर्ड पी रेशो क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी शेयर का पी रेशो कैसे निकालते हैं, कैसे हम उसे उसकी पीयर कंपनी से कंपेयर करते हैं, आज हम जानने वाले हैं कि फॉरवर्ड पी क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि हमने जाना था कि पी रेशो निकालने के लिए हमें कंपनी की पास्ट अर्निंग को डिवाइड करना पड़ता है कंपनी के प्राइस से। लेकिन इस चीज़ की एक लिमिटेशन है, क्योंकि हम शेयर आज खरीद रहे हैं वो इसलिए खरीद रहे हैं कि कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लो को हम इंजॉय करेंगे। कंपनी जो आने वाले फ्यूचर में पैसा कमाने वाली है, उस पैसे का जो प्रॉफिट होगा वो हमें मिलेगा। लेकिन पी रेशो जब हम निकालते हैं तो वो उसकी पास्ट अर्निंग के बेसिस पे निकालते हैं। अब हो सकता है कंपनी आने वाले टाइम में अच्छे प्रॉफिट्स कमाए या बुरे प्रॉफिट्स कमाए, लेकिन हम पास्ट अर्निंग से कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करने वाली है। इसलिए ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन हो जाती है पी रेशो की। इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए हम फॉरवर्ड पी निकालना सीखेंगे, जिसमें हम प्राइस को कंपनी की फ्यूचर अर्निंग से डिवाइड करेंगे। अब फ्यूचर अर्निंग्स हमें कैसे पता चलेगा? फ्यूचर अर्निंग्स के लिए हम एक एस्टिमेट लगाने की कोशिश करेंगे कि कंपनी ने जो पास्ट में परफॉर्मेंस किया है उसके बेसिस पे फ्यूचर में कंपनी कैसा परफॉर्म करने वाली है। क्या कुछ कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है जिनकी वजह से होने वाले टाइम में उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, या क्या कुछ कंपनी ने लोन्स ले रखे हैं जिससे आगे आने वाले टाइम में कंपनी का प्रॉफिट घटेगा। तो ये सब एनालाइज करके हम एक कोशिश करेंगे कंपनी का फ्यूचर का प्रॉफिट पता करने की। लेकिन दोस्तों, फ्यूचर प्रॉफिट पता करने से पहले हम सबसे पहले अर्निंग पर शेयर समझ लेते हैं कि ये ईपीएस क्या होता है, कहाँ से ये आता है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। क्योंकि जब आप पी रेशो निकालते हो तब भी आप ईपीएस से डिवाइड करते हो, और जब आप फॉरवर्ड पी निकालते हो तब भी आप ईपीएस से डिवाइड करते हो। इसलिए ईपीएस को समझना हमारे लिए काफ़ी एक इम्पोर्टेंट काम हो जाता है। दोस्तों, ईपीएस निकालने का फॉर्मूला होता है अर्निंग्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। मतलब जितना भी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है एक पूरे साल में, उसको नंबर ऑफ शेयर से जब आप डिवाइड कर दोगे, जितने भी उस कंपनी के शेयर्स हैं, तो आपको एक शेयर पे कितनी अर्निंग हो रही है वो आपको ईपीएस बताता है कि एक शेयर जो अगर कोई इंसान खरीदेगा तो उस शेयर के ऊपर कितनी अर्निंग उसको मिलती है। अब दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 10 दोस्त मिलते हैं और 10-10 रुपये वो मिलाकर 100 रुपये इकट्ठा करते हैं। 100 रुपये इकट्ठा करने के बाद वो एक दुकान खोलते हैं। दुकान से पूरा साल बिजनेस होता है और वो दुकान एट द एंड ऑफ द ईयर उनको 1000 रुपये का प्रॉफिट बना के देती है। तो जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था साल के शुरुआत में, तो 10-10 रुपये सबने लगाए थे। 10-10 रुपये के हिसाब से सबका इक्वल शेयर, इक्वल हिस्सा उस दुकान में है। तो मतलब 10 रुपये देके उन्होंने 10% दुकान की हिस्सेदारी खरीद रखी है, दुकान का 10% शेयर खरीद रखा है। तो अब आप मुझे बताइए कि जो वो 1000 रुपये प्रॉफिट हुआ है तो वो उन 10 लोगों में किस हिसाब से बंटना चाहिए? तो ऑब्वियस सी बात है कि 10-10% की हिस्सेदारी है तो उसी हिसाब से उस प्रॉफिट के भी 10 हिस्से हो जाएंगे। लेकिन अगर इसे हम ईपीएस के हिसाब से समझें तो जो टोटल प्रॉफिट हुआ है 1000 रुपये डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब उस दुकान के 10 शेयर्स थे जो एक एक शेयर सबने 10 रुपये दे के खरीदा था, इसलिए सब बराबर के हिस्सेदार थे। तो जब आप 1000 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपको 100 मिल जाएगा, मतलब 100 रुपये उन सब में बट जाएंगे। ऐसा ही कुछ कंपनी में होता है। कंपनी पूरे साल में जो प्रॉफिट कमाती है उसको जब हम टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं तो एक शेयर पे वो कितना प्रॉफिट कमा के दे रही है, वही होता है आपका अर्निंग पर शेयर। तो दोस्तों, ये होता है ईपीएस, इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करने का। इसे हम एक बार स्क्रीन पर समझ लेते हैं कहाँ से आप ईपीएस निकाल सकते हो, कहाँ पे आपको इसकी प्रॉपर डिटेल मिलेगी। तो दोस्तों, ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे ticker.finology। वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ सर्च बार में आप किसी भी कंपनी का नेम टाइप करेंगे। जैसे रिलायंस का हम देखते हैं कि ईपीएस क्या चल रहा है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको रिलायंस का ईपीएस
मिल जाएगा। ये देखिए EPS 46 का, मतलब इसका मतलब क्या है कि 2000 रुपये का रिलायंस का जो शेयर है उस पे एक शेयर पे जो अर्निंग, जो पैसा रिलायंस आपको कमा के दे रहा है वो 46 रुपीज़ है। लेफ्ट से हम ITC का शेयर प्राइस चेक करते हैं, ITC का EPS चेक करेंगे। ITC कंपनी जो कि एक FMCG कंपनी है, उसका शेयर प्राइस 187 चल रहा है, इसका EPS 11 का है। तो मतलब 187 रुपीज़ लगाने पर आपको 11 रुपये का अर्निंग ITC करके दे रहा है। तो ये दोस्तों होता है EPS। इसके कैलकुलेशन मैं आपको दिखाता हूँ। आप नीचे जाएंगे, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे पहुंचेंगे तो ये देखिए हर साल के आपको कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिए गए हुए हैं। यहाँ पे आपको नेट सेल दिया गया हुआ है कि कितनी सेल पूरे साल में कंपनी ने करी है, उसमें कितना खर्चा आया है, टोटल एक्सपेंडिचर सेल करने में, कितना कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, फिर उसके बाद कितना कंपनी ने ब्याज भरा है। अगर ये सब टर्म्स आपको नहीं पता तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसमें ये सब कुछ हम डीप में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कंपनी सारा सब कुछ बताती है कि कितना उसने इंटरेस्ट भरा है या कमाया है, कितना डेप्रिसिएशन लगा है, कितना उसने टैक्स भरा है, और सब कुछ भरने के बाद नेट प्रॉफिट जो ITC को हुआ है ये पिछले साल ये है 15,000 करोड़। 15,000 करोड़ की अर्निंग कंपनी को हुई है। इसको जब आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ शेयर आपको ऊपर मिलेगा ये 1230 करोड़, तो आपको EPS यहाँ पे मिल जाएगा 12 का। ये 12 का अर्निंग पर शेयर कंपनी का है। जब आप अर्निंग्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हो तो आपको EPS मिल जाता है। जैसा कि मैंने आपको दुकान के एग्जांपल में बताया था कि 10 उसमें शेयर होल्डर थे, उसको 10 शेयर्स को जब आप उसकी 1000 रुपये की अर्निंग से डिवाइड कर रहे थे तो आपको एक शेयर होल्डर की जो अर्निंग थी वो मिल जा रही थी। ऐसे ही इसमें 10 की जगह कंपनी के 1230 करोड़ शेयर हैं, तो जब 1230 करोड़ शेयर होल्डर को जब आप इसकी यहाँ अर्निंग से डिवाइड करोगे तो ये आपको EPS मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये EPS में और जब आप ऊपर वाले EPS में चेक करोगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। ये डिफरेंस क्यों है? अब देखिए वो तो था EPS, ये है EPS TTM। TTM का मतलब होता है ट्रेलिंग EPS, मतलब वो EPS तो था 2019 से 2020 मार्च तक का जो EPS उनका कैलकुलेट हो रहा है, वो EPS आपको कैलकुलेट करके दिखाया गया था। लेकिन मार्च के बाद, जैसे कि हम ये वीडियो सितंबर में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसका मतलब मार्च से जो फर्स्ट क्वार्टर है आपका अप्रैल से जून तक का, उसके रिजल्ट्स कंपनी के आ गए होंगे कि कंपनी ने 3 महीने में कितना क्या प्रॉफिट किया है या लॉस किया है। उसके अकॉर्डिंग पास्ट 12 मंथ्स का जो लेटेस्ट EPS है वो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखाया जाता है। वो जो EPS था वो आपको 2019 से 2020 तक की कैलकुलेशन करके दिखाया जाता है। ये जो EPS है ये आपको एडजस्टेड EPS है, जो कि जैसे हर क्वार्टर में रिजल्ट आता है उसके हिसाब से ये एडजस्ट हो जाता है। ये बिल्कुल लेटेस्ट EPS है। इनकी कैलकुलेशन अगर आपको जाननी है तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो इसकी दे दूंगा कैसे ये कैलकुलेट किए जाते हैं। वैसे इनकी कैलकुलेशन की हमें ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं, आप सीधा वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको डायरेक्ट ये EPS यहाँ मिल जाएगा। ये हमें देखना है कि कौन सी कंपनी का कितना EPS है। जैसे इसका EPS 187 रुपीज़ लगा के आपको 11 रुपये की कमाई हो रही है, वैसे ही रिलायंस में आपको 2000 रुपये लगाकर यहाँ देखिए 46 रुपीज़ की कमाई हो रही है। दोस्तों ये सब रेशोज आपस में लिंक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अर्निंग से जब आप प्राइस को डिवाइड कर देते हो तो आपको EPS मिल जाता है, लेकिन इससे आपको कंपैरिजन करने में मुश्किल हो रही है। तो इसको यूनिफाइड करने के लिए हमने P रेशो बना लिया कि जब आप प्राइस से डिवाइड करोगे EPS को तो आपको P मिल जाएगा, मतलब ताकि आपको कंपैरिजन करने में आसानी होगी। जैसे हम नीचे जाएंगे तो मतलब 1 रुपये के अगेंस्ट में आपको कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, P रेशो ये आपको बताता है। तो दोस्तों यहाँ आपको इस वेबसाइट पे आपको हर कंपनी का EPS देखने को मिल जाएगा। किसी भी कंपनी की आप ऐसे इसको कंपेयर कर सकते हो कि कितने पैसे लगाकर आपको कितने रुपए की अर्निंग हो रही है। दोस्तों ये जिस भी कंपनी को मैं दिखा रहा हूँ ये सब एजुकेशन पर्पस के लिए है। इन सब में से देखकर आप किसी भी कंपनी को ये ना समझे कि ये कोई रिकमेंडेशन है या आप इनको परचेज कर लें, कल को आपको लॉस हो जाए।
ये सब जैसा कि मैंने आपको बताया, रेशो एक चेक करने का तरीका होता है, एक ओवरव्यू ले सकते हैं आप कंपनी का कि कंपनी कैसा कुछ परफॉर्म कर रही है। उसके बाद हमें और भी काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है एक शेयर को ख़रीदने के लिए। उसके अलावा अगर मैं आपको और बताऊं तो दोस्तों ये देखिए, ये डेट का मतलब होता है कंपनी पे फ़िलहाल कितना कर्जा चल रहा है। मतलब रिलायंस पे फ़िलहाल 2,62,000 करोड़ का कर्जा है। मतलब इन सबको आपको कैसे देखना चाहिए, देखिए ये जैसे आपको 2,000 रुपये दे के 46 की अर्निंग तो दे रहा है, इसका PE 44 है, मतलब 44 रुपीज़ लगा के आप 1 रुपये कमा रहे हो। ITC में आप 16 रुपये लगा के 1 रुपये कमा रहे हो। ITC में डेट 7 करोड़ का है और रिलायंस में डेट 2,62,000 करोड़ का है। फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे, तो शायद मोस्ट ऑफ द पीपल रिलायंस में ही इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ऐसा क्यों है? रिलायंस का तो डेट भी ज़्यादा है और PE रेशो भी ज़्यादा है, फिर भी हम रिलायंस में इन्वेस्ट क्यों करना चाहेंगे? और रिलायंस को ही फ़िलहाल के टाइम में सबसे ज़्यादा फंडिंग मिली है, ITC के तो नहीं मिली। तो इसका मतलब है कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमें देखनी है। कि इन 2-4 रेशोज़ के ऊपर हम अपना डिसीजन नहीं ले सकते। जैसा मैंने आपको बताया कि रेशोज़ एक ओवरव्यू लेने के लिए होती है। तो हमने अभी PE रेशो समझ लिया, EPS समझ लिया। ये देखिए, ये यहाँ पे कैश दिया हुआ है। कैश का मतलब होता है कितना कंपनी के पास कैश में रुपीज़ अभी पड़ा हुआ है। तो हमने डेट समझ लिया कि कितना कंपनी पे कर्जा है, कैश कितना कंपनी पे है, और नंबर ऑफ़ शेयर समझ लिया, कितने कंपनी के नंबर ऑफ़ शेयर यहाँ पे दिया हुआ है अगर आपको जानना है तो। और बाकी चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियो में धीरे धीरे समझेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अर्निंग पर शेयर निकालना आ गया होगा। अर्निंग पर शेयर का मतलब समझ आ गया होगा कि 2,000 रुपये लगा के आपको कितने रुपए कमा रहे हो इस कंपनी में। ये आपको अर्निंग पर शेयर बताता है। एक शेयर पर कितनी आपको अर्निंग हो रही है ये आपको EPS बताता है। तो दोस्तों ये तो हमने देखा कि किसी कंपनी का EPS कैसे निकलता है। अब बात आती है उसके फॉरवर्ड PE रेशो की। तो दोस्तों फॉरवर्ड PE रेशो निकालने का फॉर्मूला है प्राइस डिवाइडेड बाय फ्यूचर अर्निंग्स। मतलब अगले साल जो कंपनी प्रॉफिट कमाने वाली है उसको हम आज के प्राइस से डिवाइड करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर के हिसाब से ये शेयर हमें आज सस्ते दाम में मिल रहा है या ये शेयर महंगे दाम में है। अब फ्यूचर की अर्निंग्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? दोस्तों नॉर्मली हम फ्यूचर की अर्निंग्स उसकी पास्ट ग्रोथ को देख के कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर कोई कंपनी पहले साल में 100 रुपये कमा रही है, अगले साल में उसके प्रॉफिट्स 110 हैं, उससे अगले साल 121 हैं, तो इसका मतलब 10% से उस कंपनी के प्रॉफिट्स की ग्रोथ हो रही है। पास्ट के ट्रेंड को देख के हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले साल भी कंपनी की 10% ग्रोथ होगी, या 12 हो सकती है या 8 भी हो सकती है। ऐसे फ्लक्चुएशन थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन इसी हिसाब से हम फ्यूचर की अर्निंग को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा बड़ी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स होती हैं वो कंपनी के लोन स्ट्रक्चर को, कंपनी के इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर को भी देखती है कि कहाँ किस प्लांट में कंपनी ने इन्वेस्ट किया है। जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी ने 1,000 करोड़ रुपए लगाए हैं अपने दूसरे प्लांट में। अब 1,000 करोड़ से इस साल उसकी अर्निंग कम हो जाएगी। अब अर्निंग कम होगी तो PE रेशो बढ़ जाएगा। हमें तो लगेगा कि PE ज़्यादा है तो कंपनी महंगी है, लेकिन फ्यूचर में जो वो 1,000 करोड़ का प्लांट लगा हुआ है उससे भी जो कैश फ्लो आएगा उससे अर्निंग कितने % से ग्रोथ होगी, कितनी ज़्यादा अर्निंग्स उस कंपनी की हो जाएगी, ये सब बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म प्रॉपर कैलकुलेशन करती हैं। इनकी प्रॉपर उसका लोन का कैलकुलेशन करती हैं। उसके बाद वो फ्यूचर की अर्निंग कैलकुलेट करती है और फिर फॉरवर्ड PE निकालती है उसका। लेकिन हम लोग नॉर्मल लोग सिर्फ PE देखकर ही इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि डीप से लेके एडवांस लेवल तक हमें प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहिए ताकि हमारा कभी भी लॉस ना हो। तो दोस्तों चलिए स्क्रीन पर चलकर प्रैक्टिकली सीखते हैं कि कैसे आप फॉरवर्ड PE को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों फॉरवर्ड PE निकालने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप प्राइस को फ्यूचर अर्निंग्स से डिवाइड करते हो। और फ्यूचर अर्निंग्स निकालने के लिए बहुत सारे लोग आपको एक्सेल शीट देंगे, बहुत सारे फॉर्मूले बताएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, इतनी दुनिया भर की चीज़ें आपको बता देंगे। लेकिन हम इसको एक बहुत ही नॉर्मल तरीके से एक लेमैन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितनी आसानी से किसी चीज़ को समझ लिया जाए उतना अच्छा होता है। ज़्यादा कुछ फॉर्मूले वगैरह लगा के कोई रॉकेट साइंस हम नहीं
निकाल रहे होते, चीज़ तो फिर भी वही निकल कर आनी होती है। तो फ्यूचर अर्निंग्स निकालने के लिए हम अर्निंग्स के सेक्शन में जाएंगे। अर्निंग्स के सेक्शन में मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सेक्शन में जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सेक्शन में हम पास्ट की अर्निंग का ट्रेंड देखेंगे कि जैसे कंपनी ने पिछले साल 9,300 करोड़ रुपए कमाए 2016 में। 2017 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 10,000 करोड़, मतलब 1,000 करोड़ के समथिंग 900 करोड़ इसकी अर्निंग जो है इंक्रीज हो गई समथिंग। दोस्तों फाइनेंस में कोई भी एक मतलब एग्जैक्ट वैल्यू आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक अंदाज़ा ले सकते हो, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू आप कभी भी किसी शेयर की नहीं निकाल सकते कि बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू क्या आने वाली है। आप बस एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अब जैसे कि जिसने पिछले साल अंदाज़ा लगाया होगा कि कंपनी में क्या होने वाला है, और वैसे ही इस साल आपका पैंडेमिक आ गया, आपका कोरोना वायरस आ गया, तो कितनी कंपनीज पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ा होगा, वो पिछले साल की उनकी सारी कैलकुलेशन फेल हो गई होगी। तो इसलिए आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट कभी भी नहीं हो सकती। लेकिन इस परफेक्ट नहीं हो सकती तो इसका मतलब हम कोशिश भी ना करें, ऐसा आप ना समझें। तो 2016 में जब आप देखोगे तो 9,000 करोड़ का प्रॉफिट है। फिर 2017 में ये करीब 900 करोड़ रुपए बढ़ गया। 2018 में ये करीब 1,000 करोड़ से फिर दोबारा बढ़ गया, और फिर 1,200 करोड़ से बढ़ गया 2019 में। 2020 में आप देखोगे तो ये 2,500-3 हज़ार करोड़ के समथिंग ये जो प्रॉफिट है बढ़ गया है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो 13 से 18% की कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है पिछले सालों में। तो अब अगर आपको मैं कहूँ कि ये आईटीसी कंपनी की ग्रोथ फ्यूचर का प्रॉफिट क्या हो सकता है, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। 13 से 18% की ग्रोथ इसने दिखाई है। हम कंजर्वेटिव होते हुए बिल्कुल कम से कम अगर प्रॉफिट लगा के चलें अगले साल का, तो हम इसे नॉर्मली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम बिल्कुल ये सोच सकते हैं कि ये 13% ही प्रॉफिट अगले साल कमाएगी, या 15 मान सकते हैं आप कि अगले साल 15% प्रॉफिट कमाएगी। तो इस साल का 15,000 है, तो अगले साल अगर ये 15% से बढ़ेगी तो करीब करीब 2,200 करोड़ रुपए ये कमा लेगी इस साल से ज़्यादा। तो मतलब इसका प्रॉफिट अगले साल 17,500 करोड़ के समथिंग होने वाला है। तो अगर 17,500 करोड़ रुपए इसका प्रॉफिट होने वाला है, तो जब आप 17,500 करोड़ को नंबर ऑफ शेयर ऊपर देखोगे, आप 1,230 करोड़ से डिवाइड करोगे, तो आपका अर्निंग पर शेयर करीब करीब 14.22 का आएगा। और जब आप प्राइस से फ्यूचर ईपीएस को डिवाइड करोगे तो आपका पी 13 का आ जाएगा। इसका मतलब फ्यूचर में ये कंपनी और ज़्यादा कमाएगी, तो प्राइस इसका पी ये जो है कम आ जाएगा आपका 13 का। तो मतलब फ्यूचर का पी कम है और करंट पी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये कंपनी हमें थोड़ी सस्ते में मिल रही है। तो इसे आप एक गुड साइन मान सकते हो कंपनी को खरीदने का। लेकिन जैसा कि ये हमने नॉर्मल एस्टिमेट लगाया, अब आप देखिए कि अभी पैंडेमिक आया था, 3 महीने बिल्कुल स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रहा है, आपको भी पता है। तो अब आप जब आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो ये देखिए, अगर 2019 में पिछले 3 महीने में जो अभी लॉकडाउन हुआ था, तो उन 3 महीनों में जून का रिजल्ट जो पिछले साल था इसका, तब इसने 11,000 करोड़ कमाए थे। और इस साल उसी जून में कंपनी ने 9,500 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो इसका मतलब 2,000 करोड़ का लॉस पिछले साल के मुकाबले ये कंपनी दिखा रही है। और हमने तो नॉर्मल टर्म्स में इस कंपनी का प्रॉफिट 2,000 से 2,200 करोड़ बढ़ा दिया था, क्योंकि हम नॉर्मल चीज़ मान के चल रहे थे। लेकिन 2,000 करोड़ का लॉस तो ये पहले ही कर चुकी है इस पिछले 3 महीनों में। तो आगे आने वाले टाइम में भी कोरोना इफेक्ट जैसे जैसे होगा, लोग सामान कम खरीदेंगे। तो आप उस हिसाब से कैलकुलेशन लगाने की कोशिश कीजिए कि अगले साल ये कंपनी कितनी अर्निंग करेगी, 15,000 करोड़ से ज़्यादा करेगी या कम करेगी। और फिर सोचिए कि ये
EPS क्या आएगा ये आप खुद कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, जैसे आप खुद कैलकुलेट करोगे, खुद निकालने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा आप सीखोगे। तो दोस्तों ये था हमारा फॉरवर्ड पीई का कैलकुलेशन। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे आपको डिफरेंट शेयर मार्केट से जुड़ी, फाइनेंस से जुड़ी रिलेटेड न्यूज़ वगैरह, कंपनीज के बिजनेस मॉडल के बारे में, नए नए स्टार्टअप्स के बारे में मैं वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। तो आप हमारे इंस्टा चैनल को फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वीडियोज़ को लाइक करते चलें। हमारी फ्री फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स की सीरीज़ को फॉलो करें। इसके अलावा मैंने फ्री शेयर मार्केट का कोर्स और म्यूचुअल फंड्स के ऊपर कोर्स, उस प्लेलिस्ट को भी आप फॉलो कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के कोर्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।